हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में लोग रैखिक समीकरणों के हल होने की शर्तें यानी कि हम लोग देखेंगे कि जब रैखिक समीकरण युग्म आपके पास दिया होगा तो कैसे पता करेंगे कि उसका एक हल होगा, अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ यहाँ पे शर्तों को देखने वाले हैं, यानी कंडीशंस फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम लोग जानते हैं कि जो आपका रैखिक समीकरण युग्म होता है, रैखिक समीकरण युग्म वह किस रूप में होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू में 0। दूसरा हो जाएगा समीकरण a2x प्लस का b2y प्लस c2 इक्वल टू में 0। हमने ब्रज गुणन विधि से देखा था पिछले एक्सरसाइज में, ब्रज गुणन विधि से देखा था कि इसका जो हल होता है यानी x एंड y का जो मान होगा क्या होगा जी? तो x का मान हो जाएगा यहाँ पे b1c2 माइनस का b2c1 और y में यहाँ a1b2 माइनस का a2b1। फिर y के मान की बात करें तो हो जाएगा यहाँ पे c1a2 माइनस का यहाँ पर c2a1 और बटा में आपका हो जाएगा a1b2 माइनस का a2b1। अब देखिए इसके बाद तो हम लोग जानते हैं ब्रज गुणन विधि से कि अगर आपके पास रैखिक समीकरण युग्म ये होंगे तो उनका हल x और y का मान ये आएगा, ये हम लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ स्थितियां लेते हैं। केस पहला लेते हैं, केस फर्स्ट लीजिए कि जब यहाँ पर a1b2 माइनस का a2b1 अगर यहाँ नीचे 0 के बराबर ना हो। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी आप इस तरह के मान निकालते हैं जो भिन्न के रूप में होंगे तो हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो जब हर में कभी भी 0 नहीं होगा तो उसका हल निकलेगा, अद्वितीय हल निकलेगा, कोई ना कोई हल इसका निकलेगा ना जी। चलिए, तो यहाँ हर में कभी भी 0 ना हो, इसका मतलब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, यानी कहने का मतलब कि आ जाएगा a1b2 नॉट इक्वल टू a2b1 होना चाहिए। अच्छा, इससे हम लोग या ऐसे भी लिख सकते हैं कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो जब हर में कभी 0 नहीं होगा तो आप कह सकते हैं कि उस रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। तो लिख सकते हैं कि इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, यानी कि एक हल होगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं या केवल एक हल होगा, एक हल होगा तथा इन समीकरणों को निरूपित करने वाली रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। और मैंने बता रखा है कि जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो उनका अद्वितीय हल होता है, ये मैंने बताया हुआ है ना जी। अच्छा, ये समीकरण युग्म संगत कहलाता है, ये भी जानते हैं, है ना, ये संगत कहलाता है और तथा अविरोधी भी कहते हैं, अविरोधी मैंने बता रखा था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। स्थिति दूसरी लेते हैं, केस दूसरा, केस 2। हमने इसके पहले जो लिया था, यदि हम लोग यहाँ पे ले लें कि जब a1b2 माइनस का a2b1 इक्वल टू हो 0, यानी कि यहाँ पे हर में 0 है, यहाँ इसके हर में 0 हो जाए तो 0 होने का मतलब क्या है कि a1b2 इक्वल टू में a2b1, या आप इसे लिख सकते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू में b1 बाई b2 और इक्वल टू में हम लोग इसे k मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर a1 इक्वल टू में k a2 और b1 इक्वल टू में k b2, यही ना हो जाएगा जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अच्छा हम लोग लिख देते हैं कि समीकरण
एक में A1 तथा B1 का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण एक क्या था, A1x यानी क्या आ जाएगा KA2x प्लस का B1y यानी KB2y हो जाएगा और प्लस C1 इक्वल टू में 0। बात को समझ रहे ना, हम लोग देखे थे ना समीकरण क्या है ऊपर, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा, यानी यहाँ से अगर आप देखिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि KA2x है ना, KA2x, अच्छा यहाँ से चाहो तो आप K कॉमन कर सकते हो, प्लस B2y इक्वल टू माइनस का C1, इसको ले जाएंगे भाग में, तो A2x प्लस B2y इक्वल टू में माइनस का C1/K हो जाएगा। अच्छा तथा समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 क्या था, A2x प्लस B2y और प्लस C2 था, तो इक्वल टू में माइनस C2 कर देते हैं, तो इन दोनों से हम लिख सकते हैं, इसलिए माइनस C1/K इक्वल टू में माइनस का C2, माइनस माइनस कैंसिल, आ जाएगा यहाँ पे C1/C2 इक्वल टू में K। C1/C2 किसके इक्वल हो गया, K। या आप ऐसे ये भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि C1 जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा KC2 के। तो यहाँ पे आप लिखते हैं कि A1, B1 तथा C1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये रहा, तो A1 का मान रखते हैं आपका क्या, KA2x, फिर KB2y और C1 की जगह पे KC2 इक्वल टू में 0। अब यहाँ से देखिए आप K कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका A2x प्लस का B2y प्लस का C2 इक्वल टू में 0, ये जाएगा भाग में तो 0 हो जाएगा, A2x प्लस का B2y प्लस का C2 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। बात को समझे ना जी। तो यहाँ देखिए हमें ये कौन सा समीकरण प्राप्त हो जा रहा है, दूसरा, पहले में मान रख रहे हैं, हमें दूसरा समीकरण प्राप्त हो जा रहा है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि समीकरण 1 का जो प्रत्येक हल जो है वो समीकरण 2 को संतुष्ट कर रहा है ना, प्रत्येक हल इसको संतुष्ट कर, समीकरण 1 का प्रत्येक हल समीकरण 2 को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ जो आप देख रहे हैं इनसे हमें क्या पता चलता है कि ये इसके अनंत हल हो रहे होंगे, क्योंकि एक रैखिक समीकरण के अनंत हल होंगे, तो एक का अनंत हल होगा तो दूसरे के भी अनंत हल ही होंगे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि अतः, क्या लिख सकते हैं कि अतः समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 का प्रत्येक हल समीकरण A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 को संतुष्ट करता है, प्रत्येक हल संतुष्ट करता है। इसका मतलब चूंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, ठीक है। तो एक के जब अनंत हल होते तो ये दूसरे को संतुष्ट करेगा तो उसके भी अनंत हल होंगे। इस प्रकार यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ये के इक्वल था और C1/C2 भी के आया था, और ये तीनों बराबर हो तो समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे तथा इनको निरूपित करने वाली रेखाएं संपाती होंगी, यानी एक दूसरे के ऊपर होंगी, संपाती होंगी। और इस तरह के जो समीकरण होते हैं उनको संगत कहा जाता है, और तथा ये आश्रित भी होते हैं, ठीक है, इनको आश्रित भी कहा जाता है। चलिए अब केस थर्ड में देखिए। अच्छा हम लोग लेते हैं यदि
या फिर जब लिख देते हैं, जब a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 के, बराबर हो k के, तथा c1 बाई c2 जो k के इक्वल हो रहा था, ये अगर ये k के इक्वल ना हो तो इसका मतलब ये हुआ कि a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बाई c2 के। अतः इस तरह जब आएगा ये अनुपात तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा। समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होंगे, ऐसा कह सकते हैं। तथा इनको निरूपित करने वाली रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। और ऐसे समीकरण के कोई हल नहीं होते, हम लोग जानते हैं। अच्छा, और साथ ही साथ इसको लिख सकते हैं कि ये असंगत कहलाते हैं, समीकरण युग्म असंगत कहलाएंगे, और तथा इसे हम लोग विरोधी कहते हैं। ठीक है, समझ गए? तो चलिए हम लोग इसको एक चार्ट बना के इस चीज को अच्छे तरीके से एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो मैंने ये बुक का ही चार्ट दिखा दिया है। मान लीजिए कि दिए गए रैखिक समीकरण निकाय इस तरह से दिए हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 a2 b1 b2 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यदि a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 के, तो इसके अद्वितीय हल होंगे और ये संगत कहलाएंगे, और इनका आलेखीय निरूपण क्या होगा? तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं दिखेंगी। ठीक है, और संगत के साथ साथ इसी में आप लिख दो कि ये अद्वितीय हल जब होता है तो उस कंडीशन में समीकरण निकाय जो होते हैं आप उस कह सकते हैं कि वो अविरोधी होते हैं, अविरोधी। ठीक है, अविरोधी भी इसको कहेंगे। अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो इसके अनंत हल होंगे, संगत होगा, और इस समीकरण निकाय को हम लोग क्या कहते हैं? आश्रित कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। और इनका ग्राफ जो होगा परस्पर संपाती होते हैं। ठीक है, इनका जब आलेख खींचेंगे तो a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 लेकिन c1 बाई c2 के बराबर ना हो तो कोई हल नहीं होता है, असंगत होते हैं, और ये समीकरण निकाय जो होते हैं विरोधी कहलाते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और इनका ग्राफ जो होता है ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो यही था, इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन आपके आगे आने वाले एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं। तो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।